नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल इनके बारे में डिटेल में देखा था। वहाँ पे हमने शुरुआत में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का एक डायग्राम देखा था। वहाँ पे हमने समझा था किस तरह से वो उनका स्ट्रक्चर होता है। साथ ही में हमने जब एंड किया था लेक्चर था तब पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर्स के बारे में भी विस्तृत चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो मतलब पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है वो किस तरह से रेगुलेट किया जाता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं उनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कार्डियक आउटपुट, दूसरा वैस्कुलर रेजिस्टेंस, तीसरा नर्वस फैक्टर, चौथा केमिकल फैक्टर्स एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये जो 5 फैक्टर है, ठीक है, जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, उनमें है पहला कार्डियक आउटपुट, वैस्कुलर रेजिस्टेंस, नर्वस फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स, ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो 5 फैक्टर्स है उनमें से हर एक की डेफिनेशन हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे देखेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कार्डियक आउटपुट मतलब क्या। द कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पम्प थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ मिनट। मतलब 1 मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जाता है, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। साथ ही जो सेकंड कंसेप्ट है वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू द एट्रियम। मतलब पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड पहुंचाने में जो जो बाधाएं आती है उसे वैस्कुलर रेजिस्टेंस हम कहेंगे। बाद में नर्वस फैक्टर्स में नर्वाइन कंट्रोल कैसे होता है, ये जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है उसमें नर्वस सिस्टम का क्या रोल है। साथ में केमिकल फैक्टर्स में CO2 और O2 इनके रिलेशंस बताए हैं। और ग्रेविटी मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो पे या ओवरऑल ब्लड फ्लो पे क्या इफेक्ट होता है उसे अब हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कार्डियक आउटपुट से। तो पहला कार्डियक आउटपुट से हम शुरू करेंगे। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। मतलब अगर कार्डियक आउटपुट अच्छा है तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी अच्छी तरह से होगा। अगर किसी कारणवश कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो को। कार्डियक आउटपुट मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ मिनट। मतलब 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये जो कार्डियक आउटपुट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो से। सो एनी फैक्टर दैट अल्टर्स द कार्डियक आउटपुट also affect the pulmonary blood flow। मतलब किसी कारणवश अगर कार्डियक आउटपुट अल्टर हो गया या कम हुआ तो उसकी वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी अफेक्ट होता है। ठीक, कार्डियक आउटपुट इन टर्न रेगुलेटेड बाय 4 फैक्टर्स। ये जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कौन से फैक्टर्स से रेगुलेट किया जाता है तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। पहला है वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न मतलब क्या कि हार्ट में कितना वेनस ब्लड आ रहा है उस पर वो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। ये जनरली कब होता है, जब वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, तब उसका पंपिंग कैपेसिटी होता है हार्ट का वो कम हो जाता है। दैट्स वाई इट अल्टर्स द कार्डियक आउटपुट। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे, उसमें अगर कमी आ जाए तो उस वजह से भी कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होता है। और नेक्स्ट है जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब क्या, जो रेजिस्टेंस आर्टरी में या आर्टरीज में आ रहा है उस वजह से भी कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वैस्कुलर रेजिस्टेंस। वैस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब क्या कि पल्मोनरी जो वेसल्स होती है उनमें जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे हम
वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है उसे अब हम देखेंगे। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, अगर पल्मोनर वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ब्लड फ्लो कम होगा, और अगर ये वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम है तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज़ लो कंपेयर टू सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। हम पूरे शरीर में अगर देखेंगे तो जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू कम होता है। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज अल्टर्ड इन डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो रेस्पिरेशन की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती है, उनमें अलग अलग होता है। तो उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आर डिस्टेंडेड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, तब जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती है वो डिस्टेंड होती है, यानी उनमें स्वेलिंग आ जाती है। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आर डिस्टेंडेड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो क्या होता है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो जाता है, और इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ की वो डिस्टेंड हो जाती है। दिस कॉज डिक्रीज इन वैस्कुलर रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। उस वजह से जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और उसकी मदद से पल्मोनरी ब्लड फ्लो का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसे हम आगे देखने वाले हैं डायग्राम में। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड फ्लो। जब हम एक्सपायर करते हैं या एक्सपिरेशन में ये पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें याद रखनी है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस इन, दैट्स वाई increase pulmonary blood flow, and during expiration the pulmonary vascular resistance increases resulting in decreased blood flow। ठीक है, तो याद रखना है हमें। उसे अब हम इस डायग्राम में देखेंगे। इंस्पिरेशन में डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से डिस्टेंशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो होती है वो डिस्टेंड हो जाती है, यानी उनमें स्वेलिंग आ जाता है। डिक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, उस वजह से क्या होता है, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुआ तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, उस वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ड्यूरिंग द कंडीशंस लाइक एक्सरसाइज द वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज हो जाता है, उस वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। ये किस वजह से होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम इंस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं उस वक्त ऑटोमेटिकली जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, और उस वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नर्वस फैक्टर। नर्वस फैक्टर में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का किस तरह से ब्लड फ्लो पे इफेक्ट आता है उसे अब हम देखेंगे। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इंक्रीजेज द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीजेज द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो गई तो वो इंक्रीजेस पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाती है ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब वैस्कुलर रेजिस्टेंस किस तरह से बढ़ाती है, तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे प्रेशर, वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन दैट इज वेगस नर्व डिक्रीजेस द वैस्कुलर रेजिस्टेंस बाय वैसोडाइलेशन। तो ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, उस वजह से पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
और उस वजह से ब्लड फ्लो कम होगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक दैट इज़ वेगस नर्व है वो वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करेगा। कैसे? वैसोडाइलेशन करेगा और उस वजह से ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा। हाउएवर अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट इज़ डाउटफुल वेदर ऑटोनॉमिक नर्वस प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो इन लंग्स। लेकिन फिर भी ये डाउटफुल है कि किस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ब्लड फ्लो में अपना रोल निभाती है, वो भी अभी तक डाउटफुल कंडीशन है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर मतलब ऑक्सीजन, CO2 क्या अपना रोल निभाते हैं इसमें, उसे अब हम देखेंगे। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया या ऑक्सीजन का प्रमाण कम हुआ तो उस वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है। द कॉज ऑफ पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बाय हाइपोक्सिया इज़ नॉट नोन। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का कॉज जो हाइपोक्सिया हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कम हो गया मतलब हाइपोक्सिया हुआ, तो उस वजह से जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने वाला है पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है। बट इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन जब आती है मतलब CO2 का बढ़ जाता है और O2 कम हो जाता है, उस वक्त वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। दैट्स वाई इट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। इफ सम पार्ट ऑफ लंग इज अफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया देर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज इन दैट एरिया। अगर लंग का कुछ पार्ट या लंग का कुछ हिस्सा उसमें हाइपोक्सिया या कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ठीक है। तब उस वक्त क्या होता है, वहाँ जो कैपिलरीज होती है, जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है मतलब सिकुड़ जाता है वो। इफ सम पार्ट ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया देर इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज इन दैट एरिया। अगर लंग के कुछ पार्ट में ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं मिल रही है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। और इस हाइपोक्सिया की वजह से जो लंग्स की कैपिलरी होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दस द ब्लड फ्लो इज डायरेक्टेड टू द alveoli ऑफ द नेबरिंग एरिया वेयर द गैसियस एक्सचेंज ऑकर। उस वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो अपनी दिशा चेंज कर लेता है ऐसी एल्वियोलाई की तरफ जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज अच्छी तरह से हो रहा है। मतलब जहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है उसे वो छोड़ देगा ब्लड फ्लो, और जो नेक्स्ट एल्वियोला है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज या जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर हम ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्रेविटी किस तरह से रोल निभाती है उसे अब हम देखेंगे। नॉर्मली इन स्टैंडिंग पोजीशन ब्लड प्रेशर इन लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरी हाई। जनरली हम देखते हैं कि हम अगर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं उस वक्त जो ब्लड का प्रेशर होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब बिलो द नी रीजन में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी हाई। एंड अपर पार्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट द प्रेशर इज़ लो। और अपर पार्ट मतलब अबव द हार्ट, मतलब हार्ट के ऊपर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ये दो कंडीशन ऑकर होती है। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हाई प्रेशर होता है और अपर पार्ट दैट इज़ अबव द हार्ट लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारी घटनाएं घटती है। अ सिमिलर कंडीशन इज ऑब्जर्व टू सम एक्सटेंट इन लंग ऑल्सो। जैसे हमने हमारे शरीर में देखा कि लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा प्रेशर है, अपर पार्ट में कम प्रेशर है, उसी तरह से लंग में भी ये कंडीशन ऑकर होती है। पल्मोनरी वैस्कुलर प्रेशर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग। ये जो पल्मोनरी वैस्कुलर प्रेशर होता है वो लंग्स के डिफरेंट पार्ट, मतलब लंग के जो पार्ट्स होते हैं अपेक्स पार्ट, मिड पार्ट और जो लोअर पार्ट है उसमें भी किस तरह से या उसमें किस तरह से वैस्कुलर प्रेशर रहता है उसे अब हम देखेंगे। अपाइकल पोर्शन यानी जोन 1, उसमें क्या होता है कंडीशन, वो सबसे ऊपर रहता है। नॉर्मली इन द अपाइकल पोर्शन ऑफ द लंग पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम एज एल्वियोलर प्रेशर। तो जो अपाइकल रीजन होता है
लंग का जो पहला ऊपर का सबसे हिस्सा होता है उसमें जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द एल्वियोलर प्रेशर, मतलब एल्वियोलर प्रेशर इज इक्वल टू पल्मोनरी प्रेशर होता है। सो द पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एल्वियोलर कैपिलरी। ये जो प्रेशर है पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर वो इक्वल टू होता है एल्वियोलर प्रेशर, और इतना कम प्रेशर होने की वजह से भी, मतलब होते हुए भी, ये जो प्रेशर होता है वो एल्वियोलर ब्लड फ्लो में सफिशिएंट कारगर साबित होता है, मतलब उसकी मदद से एल्वियोलर ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होता है। लेकिन जब कुछ कंडीशन ऐसी उत्पन्न होती है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर अगर कम हो गया या फिर एल्वियोलर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है उसे अब हम देखेंगे। हाउएवर इफ द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर किसी कारणवश कम हो गया और एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीजेस और एल्वियोलाई का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो कैपिलरीज आर कोलैप्स, उसकी वजह से कैपिलरी कोलैप्स्ड हो जाती है, मतलब उनका फंक्शन बंद हो जाता है। कब होता है? जब पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम हुआ तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं होगा। और इफ़ द एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज हो गया है या एल्वियोलाई का प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है किसी कारणवश, उसकी वजह से भी ये जो कैपिलरीज होती है उनका फंक्शन कोलैप्स्ड हो जाता है। दिस प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड टू एल्वियोलाई। ये कैपिलरीज कोलैप्स हो गई, उनकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो टूवर्ड्स एल्वियोलाई नहीं होता है, मतलब दिट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की तरफ ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं होता है, उसकी वजह से दिस जोन ऑफ लंग इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो। मतलब इसी वजह से जो अपेक्स रीजन होता है वहाँ पे एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो। ठीक है, एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, ऐसी कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। अंडर दिस कंडीशन देर इज़ नो गैसेस एक्सचेंज इन दिस जोन ऑफ लंग। तो ये जो अपाइकल पोर्शन है वहाँ पे अब एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो उत्पन्न हो गया, मतलब उस रीजन में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है अल्वियोलाई को। अल्वियोलाई को अगर ब्लड फ्लो नहीं होता तो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होता है, तो यहाँ पे इस एरिया में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। सो इट इज़ कंसिडर एज द पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस विच इज़ वेंटिलेटेड बट नॉट परफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हमने देखा था, उसके जैसे यहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हो जाती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की। मतलब ये पार्ट तो वेंटिलेटेड रहता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है लेकिन परफ्यूजन नहीं रहता है, मतलब ब्लड फ्लो नहीं रहता है, मतलब वेंटिलेशन है लेकिन परफ्यूजन नहीं है। उस वजह से क्या होता है, जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इंक्रीजेस। It may lead to growth of bacteria, particularly tuberculosis bacilli, making this part of the lung susceptible for tuberculosis. उस वजह से यहाँ वो जो रीजन है अपाइकल रीजन, वहाँ पे ट्यूबरकुलर बैसिलाई की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, एंड उस वजह से ये जो पार्ट रहता है जनरली अपाइकल रीजन, दैट इज़ जोन 1, वो ससेप्टेबल रहता है फॉर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए वो ससेप्टेबल रहता है, मतलब टीबी होने की संभावनाएं इस पार्ट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अपाइकल पोर्शन में किस तरह से कंडीशन उत्पन्न होती है और कैसे एरिया ऑफ ज़ीरो ब्लड फ्लो का ये हो जाता है, और बाद में वहाँ पे किस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलर बैसिलस का इन्फेक्शन होता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम अब देखेंगे। तो इसे अब हम डायग्राम में देखेंगे, पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इन वेरियस एरियाज ऑफ लंग। यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ज़ीरो ब्लड फ्लो, एरिया ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो एंड एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। इसे एरिया ऑफ इंटरमिटेंट एंड और कंटिन्यूस ब्लड फ्लो को अब हम देखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है लंग का, उसमें किस तरह से कंडीशंस ऑकर होती है उसे अब हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है मिड पोर्शन, दैट इज जोन 2। इन मिड पोर्शन ऑफ लंग द प्रेशर इन एल्वियोलाई इज लेस दैन पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब अल्वियोलाई में यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर से, एंड मोर दैन पल्मोनरी डायस्टोलिक प्रेशर, और पल्मोनरी डायस्टोलिक प्रेशर से ये एल्वियोलाई प्रेशर ज़्यादा होता है। उस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड फ्लो टू द एल्वियोलाई इंक्रीजेस ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग डायस्टोल। जैसे हमने ऊपर देखा कि एल्वियोलाई में किस तरह से कम ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसकी वजह से अगर पल्मोनरी सिस्टोल रहेगा तो उस वक्त एल्वियोलाई में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और जब डायस्टोल रहेगा उस वक्त ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है।
सो दिस जोन ऑफ द लंग इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ इंटरमिटेंट फ्लो। इस वजह से इस जोन को कहा जाता है कि एरिया ऑफ इंटरमिटेंट फ्लो। यहाँ पे जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब जितना ऑक्सीजन है और परफ्यूजन मतलब ब्लड फ्लो भी अच्छी तरह से होता है, दैट्स वाई इसे वेंटिलेशन परफ्यूलेशन रेशियो जो होता है यहाँ पे नॉर्मल होता है। नेक्स्ट जो जोन है वो है लोअर पोर्शन, दैट इज जोन 3। इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लंग द पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इज हाई। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर बहुत हाई होता है एंड इट इज़ मोर देन द एल्वियोलर प्रेशर बोथ ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। मतलब यहाँ पे एक अलग कंडीशन है, यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोलिक कंडीशन में भी ये जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लंग द पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इज हाई एंड इट इज़ मोर देन एल्वियोलर प्रेशर बोथ ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। मतलब एल्वियोलर प्रेशर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर होता है। सो द ब्लड फ्लोज कंटिन्यूसली, उस वजह से इस रीजन में ब्लड फ्लो कंटिन्यू होता है। हेंस दिस पार्ट ऑफ लंग इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। उस वजह से ये जो लोअर पोर्शन ऑफ लंग है उसे कहा जाता है एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। यहाँ पे जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो कम होता है, क्योंकि वेंटिलेशन भी प्रॉपर है और ब्लड प्रेशर भी ब्लड फ्लो भी अच्छी तरह से हो रहा है। दैट्स वाई द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो ज़्यादा है उस वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाता है। तो हमने पहला पहला जो जोन देखा उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ही कम हो रहा था। दूसरा हमने देखा, दूसरा जो जोन था वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल था, और अभी यहाँ पे हमने देखा कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो लेस है, मतलब कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, यह टॉपिक कंप्लीट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू।